नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा कार्यक्रम चाय पर चर्चा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हम अक्सर उन मुद्दों को उठाते हैं जो जुड़े होते हैं सीधे सीधे आपकी जिंदगी से और प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पर। आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। मैं बात करने जा रहा हूं हमारे ग्वालियर के प्राइवेट स्कूल के संचालक और प्राचार्यों के साथ, क्योंकि ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश में आज ही मध्य प्रदेश शासन ने एक नया नियम लागू किया है कि कक्षा 1 में यदि किसी को प्रवेश लेना है तो उसकी उम्र की सीमा जो 5 साल थी वो अब 6 साल कर दी गई है। इसके साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों पर सरकार बहुत सारे नियम लागू करती जा रही है। इधर प्राइवेट स्कूलों को जो कारपोरेट कोचिंग कल्चर पूरे भारत में विकसित हुआ है उसके चलते भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ भी हमें एक चर्चा करनी चाहिए ताकि उनकी जो समस्याएं हैं हम उनसे रूबरू हो सकें और उचित मंच के द्वारा सरकार तक इन समस्याओं को पहुंचा सकें। तो हमारे साथ ग्वालियर के प्रतिष्ठित स्कूलों के संचालक और प्राचार्य आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले परिचय उनका जानना चाहूँगा और उस परिचय से पहले मैं अपने आधार लाइव के संपादक धर्मेंद्र त्रिवेदी जी से चाहूँगा कि वो हमारे संस्था के बारे में आपको कुछ बताएं। आधार लाइव की जो शुरुआत आधारशिला जो रखी गई वो इस उद्देश्य के साथ रखी गई थी कि कुछ अच्छा कुछ सकारात्मक हम समाज के बीच में लेकर के जाएं। प्लेटफॉर्म हमारे पास खूब बड़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी उपलब्ध है। आने वाले समय में हम लोग प्रिंट के रूप में भी आपके सामने होंगे, अभी डिजिटल मीडिया के रूप में आपके साथ हैं। विजुअल्स के रूप में यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है, ग्वालियर आधार लाइव के नाम से ही है। इसके अलावा प्रयास ये है कि अभी तक जिस तरह की जो पत्रकारिता हम लोग करते चले आ रहे हैं उस पत्रकारिता में कुछ नया जोड़ा जाए, नए सिरे से नए तरीके से पत्रकारिता की जाए, कुछ सकारात्मक लेकर के जाए हम लोगों के बीच में, और कुछ ऐसे मुद्दे जो मुद्दे अनछुए हों, हमारे आसपास के हों और हमसे जुड़े हों, जिनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकें। बस ये उद्देश्य है। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। मंजिल दूर है अभी, पर पहला कदम रख दिया है। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं सबसे पहले मैं माइक उनको दूंगा और मैं जानना चाहूँगा कि वह अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और साथ में बताएं कि वह किस स्कूल को संचालित करते हैं। मैं विजेंद्र सिंह कुशवाहा लक्ष्मीबाई कॉलोनी में एक स्कूल संचालित करता हूं जिसका नाम है बेल एयर पब्लिक स्कूल, और करीब 30 साल से स्कूल संचालित है। स्कूल में लगभग 700 बच्चे अध्ययनरत हैं। और अब जैसा आपने बताया कि आजकल मैंने स्कूलों में पहले जो था सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का रुझान ज़्यादा था, फिर बाद में प्राइवेट स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ा और वर्तमान में बच्चे कोचिंग के प्रति ज़्यादा लालायित हो रहे हैं। उसका एक कारण ये भी लगता है कि आजकल माता पिता वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सीधा आईएएस अधिकारी बन जाए, बहुत बड़ा ऐसा हो जाए कि वो बच्चे के प्रति इतना लोड डाल रहे हैं, वो स्कूल के प्रति बच्चा आना ही नहीं चाहता। कई स्कूलों में ऐसा है, डमी स्कूल चल रहे हैं। मेरा ये कहना यही है कि बच्चे जो पहले जो है सरकारी के प्रति था, अब प्राइवेट पे है, पहले बीच में हुआ था और फिर बाद में अब आजकल कोचिंग के प्रति बच्चों की ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। स्कूलों में एडमिशन तो होता है पर स्कूलों में बच्चे आते कम हैं। वो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ज़रूर ले लेते हैं पर वो कोचिंगों में अपना अध्ययन करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्कूल में बच्चा आए, कंपलसरी हो। मेरी यही प्रशासन से मांग रहेगी। नमस्कार, मैं मधुलिका पहाड़िया, मैं जीवाजी नगर में रेडोलैंड किड्स प्री स्कूल के नाम से स्कूल संचालित कर रही हूँ। आज जैसा कि चर्चा का विषय है कि बच्चों की पढ़ाई का कि सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल वर्सेस कोचिंग,
तो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अगर हम वहाँ से बच्चों को वंचित कर देंगे, अगर हम स्कूल की जगह उनको कोचिंग की अंधी दौड़ में डाल देंगे, तो आगे चल के ये बच्चे देश के लिए अच्छे नागरिक कतई नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कोचिंग का जो माहौल है और जो स्कूल का माहौल है वो बिल्कुल ही अलग है। कोचिंग में बच्चे को बस किताबी कीड़ा बना सकते हैं, लेकिन देश का और समाज का अच्छा नागरिक नहीं बना सकते। अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसकी स्कूली शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। मेरा नाम शिव मोहन सिंह तोमर है और मैं यहाँ पर शिवम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एवं बड़े गांव क्षेत्र में मुरार में वैष्णव विद्यापीठ स्कूल के नाम से संस्थाएं हमारी संचालित होती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है इस समय पे, उसका क्रियान्वयन जो है वो बहुत जल्दी लागू कर दिया गया। उसके ऊपर जो स्टडी थी वो इतनी जल्दी नहीं हो पाई है। उसको मतलब जो मंशा थी जिसके लिए आई थी नई शिक्षा नीति, जैसे करिकुलम डेवलप हो बच्चों का और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, परंतु वो ना थोपते हुए वो सीधे किताबों के ऊपर ही आ गई। और आपका दूसरा प्रश्न था कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर, तो सरकारी स्थिति सबको वाकिफ़ है, सब जानते हैं कि क्या स्थिति है। परंतु जो कोचिंग का कल्चर आया है, जो अपने यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में जो आया, वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उसका पहला कारण है कोचिंग्स केवल एक पर्टिकुलर एरिया में खुल रही हैं, छोटी छोटी जगहों पर खुल रही हैं, वहाँ रूम्स की सुविधाएं नहीं है। स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें हर प्रकार की व्यवस्था होती है बच्चों के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए। परंतु कोचिंग्स क्या है, आपने बंद कमरे के अंदर बच्चों को बिठाला, एसी चालू करा और 6-6, 7-7, 8-8 घंटे उनको पढ़ा रहे हैं केवल। और उसके अलावा अपने घर जा रहा है बच्चा, उसको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है, उसको केवल मतलब एक वो बना दिया जाता है कि केवल और केवल आपको केवल कंपटीशन निकालना, इसके अलावा उसका कोई जीवन नहीं होता। उसका उदाहरण मैं बता दूं आपको, कईयों बच्चे आज की डेट में सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने का कारण ये है, अपन ने उनको चिड़ियाघर का सर्कस बना दिया है। बच्चा होता है, बच्चे का विकास यदि करना है तो चौमुखी विकास होगा उसका, एक विकास नहीं कर सकते हैं अपन कि केवल उसको बंद कर दिया कमरे में, नीट जेईई की तैयारी करे। अरे उसके आज भी चीज़ें हैं। आजकल भारत इतना विकसित हो चुका है सारी चीज़ें कि केवल आपका इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उद्यमी बन के बच्चे निकल रहे हैं, पर उद्यमिता की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है। तो इसीलिए स्कूल्स को लेके जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं प्राइवेट स्कूल में। यही कारण है कि पेरेंट्स अपना रुझान उस तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ। अभी मेरा नाम इंजीनियर मयंक झा है। मैं नाके पर ऊषा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित करता हूं, जो कि मेरे पिताजी द्वारा स्थापित किया गया था। इसको लगभग 34 साल हो चुके हैं। मैं आधार लाइव चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल किया गया। और आधार लाइव जो चैनल है बहुत ही तेज़ी से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय चैनल बनकर उभर रहा है और सब लोगों की समस्या आपके सामने ला रहा है। जैसा कि सर ने भी बताया कि सरकार जो है एक नई नीति लाई है आज ही, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अब एडमिशन नहीं मिलेगा और साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में भी प्री स्कूल की क्लासेस चालू होने वाली हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार जो है नई नई नीतियां बना तो देती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं करती है। अगर देखा जाए तो स्कूलों में अभी भी पूरे देश में देखा जाए तो लगभग 12 लाख शिक्षकों की जगह खाली हैं और मध्य प्रदेश में ही 80,000 शिक्षकों की जगह खाली हैं। और एक तरफ सरकार कह रही है कि हम प्री स्कूल चालू करने जा रहे हैं, तो कहीं भी किसी प्रकार की सरकारी कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ वादे पर वादे और नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। और इसका जो परिणाम है हम देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो है सिर्फ सरकारी जो स्कूल है उनमें शिक्षा नहीं है, बाकी सब कुछ है। देख सकते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की ओर जो बच्चे रुझान ले रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो सब प्राइवेट स्कूल वाले मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होगा? क्योंकि सरकार ने अभी तक जो नई शिक्षा नीति आई है उस 34 साल बाद लगभग, उसमें भी अभी तक शिक्षकों को ना किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है, ना ही किसी प्रकार की तैयारी की गई है और नई शिक्षा नीति जो है ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि नीति तो सही बनी है, क्योंकि जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने कहा था कि रोजगार परक शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा जो है शिक्षा का अभिन्न अंग है, बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। और सरकार ने जो शिक्षा नीति 2020 जो लागू की है उससे ही मैं सहमत हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि जो शिक्षा नीति उसके जो परिणाम है
वो हमारे सामने किस तरीके से सामने आएंगी, उसका क्या सुखद एहसास होगा या जो भी होगा, उसके लिए हमें धैर्य के साथ अभी इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और परिचय के साथ साथ आपने जिस तरीके से अपनी बात भी शुरू की, मुझे लगता है कि ये परिचर्चा काफ़ी सार्थक होने वाली है। एक बात मुझे थोड़ा सा अभी अभी दिमाग में आई, आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि सरकार अस्पतालों को बड़ा प्रोत्साहन देती है। आजकल आयुष्मान कार्ड करके एक कार्ड बनाया जाता है, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है इलाज कराने के लिए, उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कराया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लोग, जो कि मैंने आप लोगों को जब चर्चा के लिए बुलाया था तो बताया था कि सरकारी स्कूलों से मोह भंग हो गया पढ़ाई के चलते, और लोग प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए पहुँचे, और अभी प्राइवेट स्कूलों से भी मोह भंग होकर कहीं ना कहीं लोग कोचिंग सेंटर की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार को कुछ प्रोत्साहित करना चाहिए स्कूलों को। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या ऐसा हो सकता है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है कि आप प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकते हैं, ऐसा ही कोई कार्ड बनाया जाए शिक्षा के लिए कि आप प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा सकते हैं, सरकार पैसा देगी। क्या लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी गवर्नमेंट आरटी, राइट टू एजुकेशन के तहत इस तरह के बच्चों का जो जाति एससी जाति एसटी की जाति के हैं या गरीबी रेखा के नीचे के हैं, उनके लिए जिस विद्यालय में सबसे छोटी क्लास होती है उसमें 25% एडमिशन वो फ्री देती है, और उसकी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई के पैसे गवर्नमेंट से मिलते हैं। परंतु मेरा ये कहना है कम से कम 12वीं क्लास तक की पढ़ाई का पैसा गवर्नमेंट से मिलना चाहिए उन बच्चों का, क्योंकि 8वीं के बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर वो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और फिर उनका भविष्य धीरे धीरे खराब होने लगता है। नहीं, सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन अभी चूँकि इस तरह की कोई व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में नहीं है। अगर सरकार इस तरह की कोई योजना बनाती है तो कमज़ोर तबके के जो बच्चे, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनका भविष्य सरकार बहुत उज्जवल कर सकती है, क्योंकि ये सरकार का काफ़ी कल्याणकारी कदम होगा अगर सरकार ऐसा करती है। तो आपको लगता है कि जो स्कूल सर्वाइव कर रहे हैं उनको भी कहीं मदद मिलेगी? बिल्कुल उनको मदद मिलेगी, क्योंकि उनके पास वो प्रतिभावान बच्चे होंगे तो वो उनको पढ़ाएंगे और उनको से स्कूलों में भी एक हेल्दी माहौल क्रिएट होगा। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की नीति है, उसमें आरटीई 2009 के अंतर्गत सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु उसमें स्कूल वालों को बहुत सारी समस्याएं फेस होती हैं। तो इसकी वजह से सरकार को थोड़ा सा कार्ड ना देके अगर उसी व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दे, जैसे हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जैसे नर्सरी या आरटी में, उन 25% सीटें रिजर्व है हमारे यहाँ सभी प्राइवेट स्कूल्स में। आज कोई भी शहर का स्कूल है, बड़ा छोटा, उसमें कुछ नहीं, 25%। परंतु सरकार धीरे धीरे उन चीज़ों को इतना बाउंडेशन कर रही है, इतना हार्ड बना रही है ना, उसमें स्कूल वाले का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब कोई अगर डायरेक्ट कोई गरीब है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, परंतु उसको इतना ज्ञान नहीं है कि वो जाके कंप्यूटर की दुकान पे जा सके, उसको यही नहीं पता कि मेरा बीपीएल का कार्ड कैसे बनेगा। तो जो चीज़ है वो सही जगह तक नहीं पहुँच, उसको मतलब थोड़ा सा सरकार को सॉफ्ट करना चाहिए। स्कूल के जो पेमेंट्स हैं वो बहुत डिले होते हैं, 2-2 साल 3-3 साल। तो ये सारी आयुष्मान कार्ड है उसी प्रकार की योजना है, परंतु उसको उतना विस्तारित नहीं कर रही सरकार, उसको फैला नहीं रही सरकार, केवल एक उसके उस रूप में चला रही है उसको। परंतु यदि अगर सरकार चाहे तो उसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि यदि उसमें चाहें तो बहुत अच्छी योजना है, वो पूरे भारतवर्ष में लागू है आरटी वाली। परंतु उसमें यही है कि थोड़ा सा स्कूल्स को पावर दी जाए। अब उसमें सारी वेरिफिकेशन, तो आप आजकल तो सारी चीज़ आधार से सब लिंक हो गई है, तो अपन में उसमें अब उसमें बहुत सारे नोडल बना दिए हैं, उनकी जांच का कोई विषय ही नहीं होता। परंतु यही है कि वो स्कूल वाला फिर दबाव में आता है, वो सोचता है काय के लिए मैं परेशान हूँ। इस वजह से जो जिसको मतलब जिसको ज़रूरत है उस तक वो चीज़ नहीं पहुँच पा रही है। उसको पता है इस तरह का कुछ अगर योजना सरकार लाए तो उससे स्कूलों को क्या फ़ायदा होगा और बच्चों को क्या फ़ायदा? बिल्कुल, जैसा कि सर ने क्वेश्चन उठाया, बहुत ही सही प्रश्न है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि आरटी के तहत जो निःशुल्क एडमिशन होते हैं उसमें बीपीएल कार्डधारी हैं, SC/ST कैटेगरी के अंतर्गत जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन उनका जो अधिकार एक तरफ से मैं कहूँ तो छीना जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि पिछले वर्ष पहले जो उनका वेरिफिकेशन होता था वो OTP के माध्यम से होता था, और अब जो वेरिफिकेशन होने लगा है वो EKYC के माध्यम से होने लगा है। तो उसमें हमने देखा है
और कि कई प्रीवियस ईयर भी और इस साल भी कई बच्चे आरटी से बाहर हो गए, तो क्या वो आरटी की सेवा का लाभ नहीं ले सकते? उसके पात्र नहीं है क्या? और उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है तो क्या वो पात्र नहीं है? मैं एक प्रश्न आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहूँगा। सही कह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि कुछ मतलब परिवार का जैसे कार्ड बन जाता है कि भाई एक परिवार का कार्ड बन गया और इसमें इतने लोग इलाज करा सकते हैं, ऐसा ही कोई कार्ड बन जाए कि इस परिवार के 2 बच्चे आप सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसका इतना पैसा सरकार देगी, है ना। और मुझे लगता है कि जो आरटी के तहत जो बताया कि एडमिशन होता है उसमें प्री नर्सरी और नर्सरी को शायद अभी शामिल नहीं किया है, शायद वो भी करना चाहिए। सर नर्सरी शामिल तो है, नर्सरी और क्लास फर्स्ट से शामिल है, लेकिन जैसा कि मैं कहना चाहूँगा व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक शिक्षा के मुकाबले कम आंका जाता है और इसी का परिणाम है कि हमारे देश में बच्चों को स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है, या जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने को अग्रसर नहीं हो पाते हैं। जो प्रावधान तो है कि हर शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन धीरे धीरे सरकार उसकी तरफ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पहले था 11-12 से था व्यावसायिक शिक्षा का, फिर 9 से 8 से किया। अब देखा जा रहा है जैसा कि और देशों में अगर बात किया, साउथ कोरिया है तो वहाँ पर 96% है, डेनमार्क की अगर बात किया तो 75% है। हमारे देश में कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, तो इस पर सरकार को जरूर विचार करना होगा। विचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि कुछ देशों में तो शिक्षा पूरी फ्री है ना। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, शिक्षा जो है वो सबके लिए फ्री होगी, पूरी तरह से फ्री होगी और उसका पूरा पैसा जो है वो सरकार देगी। अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो भी सरकार देगी और सरकारी पढ़ रहे हैं तो भी सरकार देगी। क्या ऐसा लगता है आपको संभव हो सकता है हमारे जैसे देश में? नहीं, मैंने कहीं अध्ययन किया था, कहीं पढ़ा कि चाइना जो कंट्री है, चाइना में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फार्म हाउस वाले हैं, वो वहाँ पे बच्चों को काम करवाते हैं, साथ में मैंने बेसिक शिक्षा देते हैं, औद्योगिक वो काम करते हैं, बच्चे रहना खाना उनका सब वहीं रहता है और वो बच्चे एक ट्रेंड ट्रेंड बनते हैं और अच्छा वो सीखते हैं। ये विचार अच्छा है लेकिन कठिन बहुत है, क्योंकि जितना फंड चाहिए होगा और जितना फाइनेंस चाहिए होगा पहले उसके प्रावधान बनेंगे, फिर इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। आइडियोलॉजिकली अच्छा है, प्रैक्टिकली बहुत कठिन। एक जो भावना बच्चों में आ जाती है कि मतलब आरक्षण वाला जो कई बार मुद्दा उठता है कि सब आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं है, अगर सामान्य वर्ग का, अगर पिछड़ा वर्ग का कोई बच्चा है, आर्थिक रूप से अगर संपन्न नहीं है और आरक्षण से तहत वो उसमें नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, या उसको वो लाभ नहीं मिल पाता है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, सरकारी स्कूलों में भी नहीं मिलती है, प्राइवेटों में भी नहीं मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा पूरी तरह से फ्री हो जाएगी, सभी के लिए हो जाएगी, तो वो बच्चों की एक जो मानसिकताओं में कहीं ना कहीं आता है कि अरे यार इस बच्चे को फ़ायदा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा एक संकेत जाएगा? जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि भारत में सभी को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन हमारे देश में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो नहीं कहना चाहता जी, एक क्वेश्चन मेरा और है, कोचिंग के आने से और जो कारपोरेट कोचिंग सेंटर आ गए, मतलब पहले ऐसा होता था कि लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाते थे और उनका ये ऐसा रहता था कि प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ से कुछ बच्चे हमको कोचिंग के लिए मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ाने जाते थे। अब क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल यदि कोई टीचर है तो वो भी अब सर्वाइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि है ना, अगर किसी कंपनी ने दिल्ली से वहाँ से है ना फ्रेंचाइजी दे दी, तो वो फ्रेंचाइजी मॉडल जो चल रहा है तो वो दिल्ली का एक व्यक्ति तो वो खूब माला माल हो रहा है, या इंदौर का या कोटा का, लेकिन जो इंडिविजुअल जो टीचर था अब वो कहीं ना कहीं एक जॉब ही कर रहा है एक तरीके से। तो क्या लगता है कि ये जो कारपोरेट कल्चर आ रहा है शिक्षा में, ये खतरनाक है? जी बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि कॉर्पोरेट शिक्षा में हम देख रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ IAS IPS बनाने के लिए जो बच्चे माता पिता भेजते हैं वो उनके लिए भेजते हैं कि बच्चा हमारा जल्दी से IAS बन जाए, IPS बन जाए, और कोचिंगों का जो उद्देश्य होता है उनको क्लास 6-7 से ही एडमिशन दाखिला दिया जाता है, जिसमें मेंटली इतना प्रेशर पड़ता है कि बच्चा वो सफल नहीं होता आगे जाकर, तो प्रेशर को झेल नहीं पाता है। मैंने देखा पिछले ही साल कोटा में बहुत रिकॉर्ड तोड़ बच्चों ने सुसाइड किया, तो इसके नकारात्मक परिणाम सामने आ भी रहे हैं। मतलब कारपोरेट कल्चर आपको लगता है खतरनाक? हाँ बिल्कुल खतरनाक। वो मैं आपको बताऊं, ये चीज़ भारत की रीति नीति में फिट नहीं होती है। उसका कारण है हमारे यहाँ जो रिश्ता है वो गुरु और शिष्य का चलता है, और आज जो स्थिति है वो आ गई कॉरपोरेट्स, उसमें प्राइवेट लिमिटेड्स आ गए।
अब वो प्राइवेट लिमिटेड तो अपने हिसाब से बनाएंगे, मतलब वो तो अपने तरीके से बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। अपने यहाँ जो पद्धति थी वो गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई होती थी। ऐसा नहीं है, भारत आज अपन शिक्षा में पीछे मान सकते हैं, परंतु आज से 100, 125 साल, 200 साल, 300 साल पहले जाए तो भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहलाता था। सोने की चिड़िया अपन ऐसे ही नहीं कहती थी। सोने की चिड़िया का मतलब ये था कि आपके पास सोना नहीं था, आपके पास बुद्धि इतनी थी। आज अगर विद्युत अगर शब्द बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, तो वो अपन ऐसे नहीं बोल रहे विद्युत था आज से 400 साल पहले। वायुयान था 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले। जब अपन कह सकते हैं कि रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान था, विमान शब्द रामायण से आया है। रामायण आज भी अपन मान लो तो जब आविष्कार हुआ उससे आज से करीबन 300-400 साल पहले तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, तब ये शब्द है। तो यही चीज़ है कि शिक्षा को कॉरपोरेट में बिल्कुल नहीं, सरकार को सख्ती करनी चाहिए इसके ऊपर। शिक्षा को शिक्षा रहने दो। मैं आपसे इस चीज़ कह रहा हूँ, ये आज बहुत बड़ी बात, कि अगर अपन शिक्षा को शिक्षा रखेंगे ना तो भारत को विश्वगुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए और कोचिंगों का। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि जो टीचर हैं, पहले जो टीचर था इंडिविजुअल पढ़ाया करता था वो, अब ऐसा उसका है कि किसी कोचिंग में जॉब कर रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंगें आ गई हैं। ग्वालियर की स्थिति आप देखें, ग्वालियर में दिल्ली की, कोटा की, इंदौर की कई सारी कोचिंगें हैं। जो पहले टीचर खुद अपना इंडिविजुअल कोचिंग चलाया करता था, आज वो किसी कोचिंग के अधीन काम कर रहा है। और एक और चीज़ होना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी किया है कि 16 साल से छोटा बच्चा कोचिंग में नहीं पढ़ सकता। वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आज बच्चे पे बहुत प्रेशर, ये कोचिंग वाले जो हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले, क्योंकि उनकी फीसें बहुत ज़्यादा हैं। एक एक कोचिंग की 1.25 लाख 2-2 लाख रुपए साल की फीस होती है। बच्चे के जो माता पिता हैं तो वो किसी तरह फीस अरेंज करते हैं, उसके बाद में बच्चे पे इतना प्रेशर रहता है कि वो बहुत कुछ अच्छा करे। मैडम, आपको क्या लगता है कारपोरेट कोचिंग कल्चर से कितना प्रभावित हो रहे हैं टीचर खास करके? नहीं, जो व्यक्तिगत तौर पे कोचिंग ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वो टैलेंटेड होके भी अपने टैलेंट का हुनर नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि कई टीचर हैं जो इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन कॉरपोरेट कल्चर की जो होड़ मची हुई है कि चाहे बच्चा आपका उतना टैलेंटेड है चाहे नहीं है, फिर भी हमें एडमिशन एलन में ही दिलाएंगे, एडमिशन फिटजी में ही दिलाएंगे। समाज में एक हमारा लिविंग स्टैंडर्ड शो करने लगा है। हम फक्र के साथ बताते हैं कि हमारा बच्चा एलन में पढ़ता है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अप है, भले ही बच्चा उतना काबिल नहीं है। मॉरली हम अपने बच्चे को भी तोड़ते हैं और समाज में भी हम एक गलत चीज़ पैदा कर रहे हैं। हमें बच्चे की क्षमता के अनुसार सिलेक्शन होना चाहिए। इंडिविजुअल टीचर होने बहुत ज़रूरी है, वो बच्चों को बहुत सही दिशा दे सकते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ मैडम, कि हमने समाज में एक ऐसा ताना बाना बुन लिया है समाज में कि जैसे मैडम ने बोला कि एक हमने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि हमारा बच्चा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, भले ही उसमें पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन उसका नाम इतना बड़ा प्रचार प्रसार के द्वारा बना दिया गया है कि मतलब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं छूट रही है। मुझे ऐसा लग रहा है शिक्षा कहीं ना कहीं छूट रहा है, और शिक्षा छूटने के साथ साथ बच्चों पे प्रेशर बहुत पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ लगातार हर बार जब भी परीक्षा होती है तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी दुखद सूचनाएं हमको मिलती हैं जो कि सुनने में बड़ा दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक इतना ज़्यादा मतलब परसेंटेज वाला जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर हावी हो जाता है कि अगर वो ना मिल पाता है तो बच्चे कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि अभी सर ने भी बोला और आपने भी बताया, क्या लग रहा है कि बच्चों से पढ़ाई का टेंशन कैसे कम कर सकते हैं? ये हमकी जिम्मेदारी बनती है। एक बड़ा ही प्रश्न मैं उठा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि कैसे हम उस प्रेशर को कम कर सकते हैं ताकि बच्चे प्रेशर में ना रहते हुए भरपूर अपनी प्रतिभा को आगे निकाल के ला पाएं। इसके लिए हमें उपाय कर सकते हैं। मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि नई शिक्षा जो नीति है उसमें सरकार को जो आर्थिक रूप से तबके से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया है कि आईआईटी या फिर नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क उनके लिए कोचिंग संस्थान होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में लाखों फीस देकर ही आईआईटी या नीट की तैयारी कर सके और पास आउट हो। इसके लिए वो सेल्फ स्टडी करके भी अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। सर, स्कूल्स अभी तक इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि स्कूल्स में हर प्रकार की फैसिलिटीज़ है।
मैंने आपको बताया कि बच्चे का चौमुखी विकास होना जरूरी है। मतलब अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स की फील्ड में जाएगा। अपने यहाँ क्या है, भेड़ चाल वाला सिस्टम चालू कर दिया है उन्होंने कि नहीं, अगर उसके बच्चे ने जेई निकाली है तो तुम भी जेई में जाओगे। उसकी वजह से बच्चा, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, हर एक बच्चा एक सा नहीं होता। कोई अपनी फील्ड में अच्छा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से सबको क्या लगता है कि मेरा डॉक्टर बने बच्चा, इंजीनियर बने, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये कॉरपोरेट्स। जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होगा, सरकार ये चीज़ नहीं करेगी इनमें सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए ये है कि ये कॉरपोरेट्स को बंद करना चाहिए। अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अपन डॉक्टर्स इंजीनियर बना देंगे, क्योंकि 90% कॉम्पिटिशन का लेवल इतना हो चुका है कि 90+ वाला ही बच्चा सब कुछ बनना है। 80 वाला बच्चा कुछ नहीं बन पा रहा आज की डेट में, 70 वाला बच्चा कुछ नहीं बन पा रहा है। तो वो इतना डिमोरलाइज हो जाता है बच्चा, तब जाके वो इतना बड़ा स्टेप उठाता है कि वो अपनी आत्महत्या करता है। आत्महत्या का मतलब समझ रहे हो, अपने शरीर से नहीं, वो अपनी आत्मा को मार देता है। तब ये सारी चीज़, इसलिए मतलब कोचिंग्स होनी चाहिए, परंतु इतना भी नहीं कि आप उसी में एकदम बच्चे को, मतलब आग की भट्टी में झोंकना है। इस प्रकार का शब्द है कि आग की भट्टी में झोंकना है बच्चे को। मैं एक चीज़ ये चाहता हूँ कि बच्चे के प्रति माता पिता भी उस पर बिल्कुल ध्यान रखें। बच्चा प्रेशर में तो नहीं आ रहा ये भी देखें, और बच्चे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहें, उस पर बिल्कुल प्रेशर ना बनने दें। हम अपने बच्चे की क्षमता के अनुसार ही उस पर दबाव बनाएं। हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट होता है। हर बच्चे, पर्सन टू पर्सन क्षमताएं और योग्यताएं वेरी करती हैं, ये सच हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम 90% और 99% वाले बच्चे से अपने बच्चे की तुलना कर करके उसे हीन भावना में भी डालेंगे, और उसका जो मौलिक व्यक्तित्व है उसको भी ख़त्म कर देंगे। कहीं ना कहीं से वो प्रेशर में आएगा और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाएगा। तो हमें अपने बच्चे की क्षमताओं का आकलन कर लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना कैपेबल है, कितना कर सकता है। हमें दूसरों की देखा देखी हम अपने बच्चे पे इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा IIT में जाए, हर बच्चा नीट क्रैक करे, हर बच्चा IAS बने, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे आसमान अनंत है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, इसलिए ऐसा नहीं है। हमें अपने बच्चों को इस तरह से बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर, स्कूलों में भी मैं चाहती हूँ कि मोटिवेशनल सेशंस हों जिनमें बच्चों को बताया जाए कि बहुत सारी मंजिलें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। सत्र को थोड़ा सा मतलब हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों के व्यस्त समय में से, और स्कूल जैसे मतलब काम को आप करते हैं तो कितना व्यस्त समय रहता है, और उसको आप निकाल के यहाँ आए हैं। बस 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे और करूँगा। ये बताएंगे कि आज की तारीख में स्कूल चलाना कितना मुश्किल है? आज की तारीख में स्कूल चलाना वाकई आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे नियमों को थोप दिया जाता है स्कूलों पर, जिनका क्रियान्वयन करना, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सबसे पहले सरकारी स्कूलों से शुरुआत करे, फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में थोपे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में आप देख सकते हैं कि पढ़ाने के लिए टीचर तक उपलब्ध नहीं है, और सरकार जो है नई नई नीतियाँ बनाकर स्कूलों पर थोप रही है। जी सर, प्राइवेट स्कूल चलाना कितना मुश्किल हो गया है ऐसे माहौल में, जबकि इतने सारे नियम आ गए हैं, और साथ साथ में VIP और ये कहें कि कारपोरेट वाली जो कोचिंग सेंटर भी चल रही है, तो कितना मुश्किल हो रहा है, आपको कितना दिक्कत होती है? नहीं, वास्तविकता है वर्तमान समय में स्कूल चलाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि गवर्नमेंट की अचानक कई नई नीतियां आ जाती हैं और उसका तुरंत अपन को पालन करवाना पड़ता है। तो ये क्या है, पहले से निश्चित कई चीज़ें ऐसी नहीं रहती। अब जैसे इस साल UDAI से एक पोर्टल था, उस पर हर बच्चे की एंट्री करनी है, नहीं हो पा रही तो बड़ा दिक्कत आ रही है। कई चीज़ें ऐसी हैं एकदम आती हैं और उसकी वजह से परेशानियाँ आती हैं। हमारे स्कूल में तो एक टीचर हमारा यही काम करता रहता है वर्तमान में बैठ के। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। कोई आज स्कूल्स को बिजनेस बोलते हैं, परंतु मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शिक्षा कभी व्यापार नहीं हो सकती। कोई एक स्कूल खोले तो उसके लिए आज इतने सारे नियम हैं, अच्छी चीज़ है, नियम होने चाहिए, हर चीज़ का नियम होना चाहिए, पर थोड़ी सी उस पर सख्ती नहीं होनी चाहिए। अब कोई चीज़ है, कहीं है, उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कभी बेची नहीं जा सकती। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, और सारी चीज़, शिक्षा केवल दान के माध्यम से चलती है। तो स्कूल से हैं, परंतु ये है कि अनर्गल कईयों प्रकार की जाँचें, बात बात पे लेके उनका निरीक्षण करना, भौतिक निरीक्षण करना,
दस्तावेजों का निरीक्षण करना। शिक्षा एक आदान और प्रदान करने वाली चीज़ है। गुरु शिक्षा देता है और जो बच्चा है वो शिक्षा ग्रहण करता है। हम उसमें केवल बीच का माध्यम है कि हम उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं सारी। जो मध्यम स्कूल बता रहा हूँ मैं आपको, हाई लेवल के स्कूल्स हैं वो भी कॉरपोरेट्स में ही मान लो आप, लो लेवल के स्कूल्स हैं वो अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। तो स्कूलों के लिए परेशानियां तो हैं, परंतु ये है कि जब बच्चे हो जाते हैं उनसे एक परिवार बन जाता है पूरा। जब सुबह प्रांगण में बच्चे आते हैं, प्रार्थना होती है, सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, परंतु सरकार को थोड़ी सी नरमी और रियायत देना चाहिए, जो मेरा स्कूल की सभी स्कूल की तरफ से कहना है। नहीं, प्राइवेट स्कूल चलाना वास्तव में एक कठिन काम है वर्तमान दौर में, क्योंकि नियमों का जो हम लोगों के ऊपर पुलंदा डाला हुआ है, इतना ज़्यादा बर्डन है कि उन नियमों के बीच में हमें सहज रूप से काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि हर चीज़ को हमारी जो बहुत सारा टाइम है उन डेटास को अपडेट्स करने में, उनकी चिंता में निकल जाता है कि ये। क्या कोई ऐसी कुछ मांगें आप लोग तैयार कर रहे हैं या भविष्य में कर सकते हैं कि सरकार के पास आप वो चीज़ रख दें? और जी, आप जैसा कि आपने कहा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से समय समय पर आवाज़ उठाई भी जाती हैं और उनका निराकरण लेकिन ठीक तरीके से नहीं किया जाता है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है समस्या, तो दूसरा तुरंत खुल जाता है। मतलब नई नई समस्या पैदा हो रही हैं डेली। सर ने ऐसा कि यूडाइस पोर्टल पर लगभग 40 से 50 पॉइंट एक बच्चे की जानकारी भरने के लिए है। तो सही है कि स्कूल का जो 2-3 स्टाफ है वो पूरा इसी में लगा रहता है, और स्कूल प्रबंधन को भी जो सरकार की नई नई नीतियाँ उनको भी पूरा करने में समय निकल जाता है। और जहाँ तक कि सरकारी स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पर तो पढ़ाई के नाम पर सारे जो टीचर्स हैं जो भी पूरा इसी में लगा रहता है नई नई नीतियों को पूरा करने में। सरकार की जो नई नीति आई है उससे आप कितना सहमत हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है उसमें क्या सही है क्या गलत है? सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसमें उसके फ़ायदे भी नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि रोज़गार परक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसको शामिल किया गया है और उसको बढ़ावा दिया भी जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अभी तक जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें अभी तक किसी को रोज़गार नहीं मिला है उससे, और नई शिक्षा नीति उसमें भी रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है। तो इसके तो परिणाम आगे हमें देखने को मिलेंगे, सुखद होंगे या जो भी होंगे। सरकार के पास लगातार ऐसे प्रस्ताव पहुंच रहे हैं, सरकार समर्थक भी हो सकते हैं वो, लेकिन ऐसे प्रस्ताव लगातार पहुंच रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा को भी, धार्मिक किताबों को भी शिक्षा में शामिल करना चाहिए। क्या आप सिर्फ सहमत हैं उससे? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ कि सरकार को व्यावहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी अंग बनाना चाहिए। स्कूल की तरफ से आप कुछ मांग रखने वाले? नहीं, एक्चुअल में क्या है, हमारा जो संगठन है उसने मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री सबसे ये मांग की है कि जो मान्यता है वो स्थायी करी जाए। हर 3 साल में मान्यता मिलती है, फिर उसके लिए सब मालूम ही है क्या करना पड़ता है, सब परेशानियां रहती हैं। तो जो मान्यता है वो स्थायी करी जाए। 5 साल की जैसे मिलती है, हाई स्कूल और इंटर की मान्यता 5 साल के लिए मिलती है, मिडिल तक की मान्यता 3 साल के लिए मिलती है। तो मेरा तो ये मांग है कि एक बार निरीक्षण होकर वो मान्यता स्थायी रूप में मिले। दूसरा, आरटीई का जो पैसा है वो सत्र के समाप्ति तक मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, 2-2 साल, 1-1 साल बाद में वो पैसा मिलता है, बड़ी परेशानी आती है कई स्कूल जो है। और धार्मिक शिक्षा के प्रति मैंने वैसे तो बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, रामायण, महाभारत, कुरान, सभी गुरु ग्रंथ साहब, इन सब जो ऐसी किताबें हैं उससे इनका ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। मेरी तो इच्छा है कि हो ये। मैडम आप धार्मिक शिक्षा मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। हर धर्म के बच्चों को अपने अपने धर्म के बारे में जानने का अधिकार है, और स्कूल शिक्षा के माध्यम से हम उसको बहुत प्रॉपर तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। तो ये होना चाहिए, लेकिन हर धर्म के बच्चों को अपनी अपनी शिक्षा मिलनी चाहिए, थोपी नहीं जानी चाहिए। कोई भी धार्मिक शिक्षा हम थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। और आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आप अगर आपको मौका मिले तो क्या मांगना चाहिए एक स्कूल ओनर होने के नाते? मैं तो चाहूँगी कि नियमों का सरलीकरण जितना ज़्यादा सरकार के लिए पॉसिबल है उतना अच्छा है। ये हमारी विनम्र मांग है कि नियमों को थोड़ा सा हम लोगों के लिए सरल किया जाए। आप उससे सहमत हैं? नहीं, मैं धार्मिक किताबों के लिए बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो पढ़ाई है वो अपनी धर्म की पढ़ाई है। धर्म यदि है तो आज भारत है, सारी चीज़ें, इसका ये स्वागत योग्य है। परंतु नई शिक्षा नीति में थोड़ा सा मतलब और उस पर स्टडीज़ होती अच्छे से, तो क्रियान्वयन और अच्छे से होता तो और अच्छे से। पर धार्मिक किताबें जितनी भी हैं वो हम प्राइवेट स्कूल्स वाले भी उनका स्वागत करते हो। मैं पर्टिकुलर खुद अपनी संस्थानों में, हमारे यहाँ पर हर प्रकार की आपको
रामायण महाभारत जो भी बच्चों को पढ़ाने वाली चीज़ें हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में उनको सभी के दिखाते हैं। तो ये फैसला योग्य है धार्मिक किताबों को लेकर। आधार लाइव पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में बहुत सारे बिंदुओं को हमने उठाया और बहुत सारी चर्चा हमने की, बहुत सारे तथ्यों को हम सामने लेकर के आए, बहुत सारी मांगे भी इस मंच के द्वारा हमारे स्कूल संचालकों ने रखी हैं और जो कमियां हैं सरकार की वो भी बताई हैं और अपनी जो मजबूरियां हैं वो भी बताई हैं। वर्तमान हालत शिक्षा के क्या हैं उस पर भी हमने चर्चा की है और बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर है इस पर भी हमने चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस सार्थक चर्चा के द्वारा कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और खास करके मैं उम्मीद करूंगा इस ग्वालियर के लोगों से और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से और पूरे भारत के लोगों से जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि जो टीचर ने कहा है, जो स्कूल संचालकों ने कहा है कि बच्चों पर प्रेशर ना डालें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है उन नन्हे मुन्ने फूलों को खिलते हुए देखना। समय से पहले अगर फूल मुरझा जाए, कली खिल भी ना पाए और फूल बन भी ना पाए और वो मुरझा जाए, इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा के ऊपर हम और भी आगे आपके सामने कुछ एपिसोड लेकर के आते रहेंगे, कुछ और भी मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन आज की चाय पर चर्चा कार्यक्रम को मैं आज समाप्त करता हूं। साथ ही साथ मैं यहां पधारे हुए हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। चलते चलते आधार लाइव के इस कार्यक्रम के बाद मैं एक बार फिर से माइक सबको दूंगा और मैं चाहूँगा कि वो आधार लाइव के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी शुभकामनाएं दें और साथ साथ में ग्वालियर के दर्शकों के लिए भी कोई संदेश देना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से देना चाहिए। मैं सर्वप्रथम आधार लाइव चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जैसा कि आपने सकारात्मक पहल की है, चाय पर चर्चा के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर चर्चा होती रही है और होती भी रहेगी, जिससे ग्वालियर वासियों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार होगा जो अपनी समस्या यहाँ पर रख सकते हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका जो चैनल है बहुत ही प्रतिष्ठित है, लोकप्रिय है और तेज़ी से उभर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ। आधार लाइव चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे को आज उन्होंने बुलाया और कामना करता हूं ये चैनल बहुत अच्छा हो, ग्वालियर का एक नामी चैनल बने, बस मेरी यही इच्छा है। थैंक यू सर। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ यहाँ आधार लाइव चैनल पे आके, और मैं चाहती हूँ कि सर ने जो सार्थक पहल की है ज्वलंत मुद्दों को उठाने की, आगे भी वो ऐसे ही प्रखरता के साथ इन मुद्दों को उठाते रहें। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, आपका चैनल नित्य नित्य नई ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका ग्वालियर में स्वागत करता हूं और मैं आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आज तक कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा कि बच्चों के बारे में और एक स्कूल संचालक का दुख दर्द क्या होता है उसके बारे में आपने ये चीज़ पूछी, तो सबसे अच्छी चीज़ है। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रोग्राम यदि आपके माध्यम से और भी अन्य जो लोग हैं इस फील्ड से जुड़े यदि कराते रहेंगे तो हमारी बात पेरेंट्स तक पहुंचेगी, पेरेंट्स बच्चे तक पहुंचाएगा। तो हम ये समझते हैं अगर 1% भी आपने अगर उसमें महादान या योगदान मान लो, उसमें अगर 1% भी अगर कोई बच्चा अगर अपनी बात सुन के अगर उस चीज़ को रोक लेता है तो इससे बड़ा मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर का कोई अपन को आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल के कार्यक्रम यदि आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर के उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको हमारी खबरें अपने मोबाइल पर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।